मुकेश अग्निहोत्री की हैसियत को कम करके आंकने की कभी कोशिश मत किया करो। ही कुछ बैठकें होनी होती हैं तो उसमें चेहरे जो होते हैं वो उप मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं वो ज्यादातर बैठकें करते हैं। किसी की नाराजगी होती है वो मुकेश अग्निहोत्री के पास दौड़ा चलाता है। जब मुख्यमंत्री आवास पे पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, आपकी गाड़ी में कुछ मंत्री चले गए, बाद में विषय उठा, कई हफ्तों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद जब बहुत ज्यादा भाजपा ने ये मुद्दा उठाया तो उप मुख्यमंत्री कह देते हैं मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, परिंदा भी पर नहीं मार सकते। मैं सरकार में हूँ, जाहिर तौर पर मेरे पास आएंगे। आप क्या सोचते हैं कि मैं बाहर कर्फ्यू लगा दूं कि भैया मेरे पास किसी ने नहीं आना? सब लोग आएंगे, सब लोगों पर सारा हिमाचल मुझे जानता है। आने कैसे लग गए? जयराम जी कल्पना की उड़ाने भरते रहते हैं। अब ऑपोजिशन में है, कुछ तो बोलना, उनको भी बोलने दो। भाजपा कहती है कि टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन हम नहीं निकालते। भाजपा कहती है जब दल बदल की बात आती है विधायक हमारे नहीं भागते, विधायक आपके छोड़कर भागते हैं। जहां तक हिमाचल को बदनाम करने की बात है, आर्थिक स्थितियों की बात है, मुख्यमंत्री ही विधानसभा में खुद कहते हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं। ये तो उनका निशाना चूक गया, या ये कहो कि हम ज्यादा सचेत थे। आपने बिजली बोर्ड का जिक्र किया, जहां आप ओपीएस बहाली का जिक्र करते हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी पूछते हैं हमारा क्या कसूर है, हमारी ओपीएस कब बहाल होगी? 1500 का सवाल है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे आपने भी जनसभाओं में वादा की। करुणामूलक आश्रित भी आपका इंतजार नहीं करना, आपने तो कहा था कि हम सरकार में नहीं करना निपटारा ऐसा है, हम उस पे लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी जो है जरूरत से ज्यादा जल्दी में है। उसे इस प्रथा बंद होगी, वो बंद हो नहीं हम सबसे पहला विपक्ष ऐसा है जिन्होंने ना कोई सुझाव दिया, ना जिनका हिमाचलियत के प्रति कोई सोच है। वो हिमाचल से बाहर के राज्यों में तो आपका ही मॉडल दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी ये टॉयलेट टैक्स लगाते हैं, ऐसा है। आप जयराम जी जितना प्रचार करते हैं उनको तो दे देना चाहिए। अब तो हिमाचल को दिल्ली से हासिल करना है। अगर वो एकजुट होके, तो ये डरते हैं कि केंद्र की सरकार क्या बोलेगी, प्रधानमंत्री हमें कहीं डांट तो नहीं देंगे, नड्डा जी हमें डांट तो नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि सरकारें कर्जे में चलती हैं, उन लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शुरू में कहा कि हिमाचल जो है एक आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, उनको नहीं कहना चाहिए? कितना बड़ा क्राइम कर दिया? कोई क्राइम कर दिया? जब भी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी चीज उठती है उनमें आपके ही विभागों को क्यों शामिल किया जाता है? ये कह रहे थे कि कोई भी संपत्ति ना बेची जाएगी ना किसी को दी जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री तो 2 दिन पहले एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि जो घाटे में चल रहे हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करेंगे। नहीं, ऐसा है। आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बचाई? जो होटल नहीं बिके हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो इसलिए क्योंकि सरकार के जो उप मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे। जो सरकार के मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करेंगे। जिसका सवाल है उससे पूछिए। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की विस्तार चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगा। जगत सिंह नेगी कहते हैं लंबे अरसे से पार्टी में चुनाव बंद हैं, चुनाव के तहत कार्यकारिणी चुनी जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह कहती हैं एक आदमी एक पद। आपकी नजरों में नई कार्यकारिणी किस तरह की होनी? मैं इसका पक्षधर हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी में बदलाव होना चाहिए। मेरा सवाल इसमें यह था कि क्या हिमाचल प्रदेश नहीं आप ये ऐसा है, आपको भी हाईकमान कई बार ऐसा है। हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार को बने हुए 2 वर्षों का समय होने वाला है। सवाल इसलिए है क्योंकि जब चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का 2022 में आया था उसका नाम रखा गया था हिमाचल, हिमाचलियत और हम। हिमाचल, हिमाचलियत और हम का ये दावा 2 वर्षों में कितना धरातल पर उतरा है? हमारे साथ चर्चा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत। धन्यवाद। 2 वर्षों का कार्यकाल सुख की सरकार पूरा करने जा रही है, क्योंकि आप भी प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी पर हैं। 2 वर्षों के कार्यकाल में क्या पाते हैं? आपकी सरकार कितना सफल रही है हिमाचल, हिमाचलियत और हम का जो घोषणा पत्र था उसे लागू करने में? देखिए, कोई भी सरकार जो प्रदेश में बनती है उसका ये काम है कि वो हिमाचल के हितों की पैरवी करे और हिमाचलियत को हमेशा ज़िंदा रखे। तो ये तो बेसिक हर सरकार का जिम्मा है। लेकिन 2 साल की हमारा समय अवधि होने जा रही है। 2 साल के दौरान हर तरह की चुनौतियों को पार पाके हमने विकास, कल्याण और गरीब की सेवा के एजेंडे को प्रशस्त किया है। अब भाजपा के लोग शोर कर रहे हैं प्रदेश में, क्योंकि सत्ता से बाहर हैं। सत्ता से बाहर
हैं तो जाहिर तौर पे शोर तो मचाएंगे, लेकिन उनको ये देख लेना चाहिए कि जब वो हिमाचल की खिलाफत करते हैं या हिमाचल के इश्यूज़ की खिलाफत करते हैं, कहीं वो कुल मिला के अपने हित साधते हुए हिमाचल का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, हिमाचलियत का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय सत्ता को हासिल करने के लिए भाजपा इस कदर अंधी हो रखी है कि वो हिमाचलियत को नुकसान कर रही है, हिमाचल को नुकसान कर रही है। प्रदेश के बाहर जाके जब वो हिमाचल के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब हो सकता है आप स्टेट के अंदर इश्यूज़ उठाएं, वो उन इश्यूज़ पे बहस हो सकती है, लेकिन प्रदेश के बाहर जाके कि हिमाचल बर्बाद हो गया, हिमाचल तहस नहस हो गया, ये जो एजेंडा इन्होंने चला रखा है, मैं समझता हूँ कि ये जो है सही नहीं है। अभी भी मौका है भाजपा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करे, और जो हिमाचल के इश्यूज़ हैं वो जहाँ पे इकट्ठे लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है उसमें भी सहयोग करें। इस दफ़ा तो भाजपा ने ये कर दिया कि जिन इश्यूज़ पे संयुक्त तौर पे प्रस्ताव असेंबली में पास होने चाहिए उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम भी ऑपोजिशन में रहे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा, जब भी हिमाचल हित की बात आती थी, कोई भी प्रस्ताव ऐसा आता था, हम उसमें कहते थे कि ठीक है, जब हिमाचल की बात आ गई हम आपके साथ हैं, उसमें व्यक्तिगत हित नहीं देखे जाते। लेकिन ये लगातार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की इन्होंने 2 साल में। पहले इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, वो विफल हुआ। ऑपरेशन 9 MLAs जो है कांग्रेस के या कांग्रेस समर्थित MLAs जो है इन्होंने अपने साथ मिला के एक प्रयास किया राज्यसभा के चुनाव के दौरान, और उस समय इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। फिर बाद में कहते हैं कि ये हम नहीं कर रहे हैं। ये सारा प्रदेश जानता है कि भाजपा लगातार लगी हुई है पिछले 2 साल से प्रदेश को अस्थिर करने में। और CPS के इशू में तो बिल्कुल ही साफ है, पर हाई कोर्ट में पिटीशन किसने की? भाजपा के MLAs ने की। सतपाल सत्ती एंड अदर्स जो हैं 1 दर्जन MLAs ने वो पिटीशन की। वो ठीक है, अदालत का फैसला आया कि आप CPS असंवैधानिक है, उनको हटाया जाए। और इनकी तो कोशिश थी कि उनकी MLA-शिप जाए, और इन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कैविएट तक फाइल की थी कि इनको बिना सुने जो है कोई फैसला न दे अदालत। तो ये जो जयराम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि ये हमारा हाथ नहीं है प्रदेश को अस्थिर करने में, सरकार गिराने में, या सरकार ये CPS हटाने में, ये सब जो संभाग जो रचा है ये सारा भारतीय जनता पार्टी रचती रही है। इसके बावजूद हमने सरकार बचाई है, हम सरकार का हमारी कायम है, सरकार आगे बढ़ रही है, और हम 40 थे, हम आज भी 40 हैं। और किसी भी सरकार की लोकप्रियता का पैमाना चुनाव होता है, जब चुनाव आएंगे तब तक जो है साबित किया जाएगा। इससे पहले कि मैं गारंटियों का जिक्र करूं, आपने अपने पहले सवाल के उत्तर में 2-3 चीज़ें कही। एक तो कही आपने CPS की बात, दूसरा आपने कहा हिमाचल को बदनाम करने की बात, तीसरा आपने कहा कि जिस तरह को सरकार को अस्थिर करने के प्रयास लगातार जारी हैं। मेरा उप मुख्यमंत्री जी आपसे इन सभी विषयों पे एक ही सवाल है। जब भाजपा से इन विषयों पे बात की जाती है, भाजपा कहती है कि टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन हम नहीं निकालते। भाजपा कहती है जब दल बदल की बात आती है, विधायक हमारे नहीं भागते, विधायक आपके छोड़कर भागते हैं। जहां तक हिमाचल को बदनाम करने की बात है, आर्थिक स्थितियों की बात है, मुख्यमंत्री ही विधानसभा में खुद कहते हैं कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि 2 दिनों में ही सरकार ये कहने लगती है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है? नहीं, जहाँ तक कांग्रेस के MLAs की बात है, उन सबको चुनाव किस पार्टी ने लड़ाया? भाजपा ने लड़ाया ना। तो भाजपा कैसे इससे आरोप से मुक्त हो सकती है कि वो उनसे टच में नहीं थी, या उनके साथ मेल मिलाप करके वो सरकार नहीं बनाना चाहती थी? ये तो उनका निशाना चूक गया, या ये कहो कि हम ज़्यादा सचेत थे और हमने अपनी सरकार बचा ली। उन्होंने तो पूरा बार कर दिया था, और बाद में जब वो असफल हो गए उसके बाद उन्होंने उन 9 के 9 लोगों को टिकटें दी भाजपा की।
भाजपा दोनों तरफ से एक्सपोज्ड है। सीपीएस की पिटीशन उन्होंने की, इन सब एमएलएस को टिकट भाजपा ने दिए। भाजपा इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र की बेसिक मूल्यों के खिलाफ है कि आप चुनी हुई सरकार को डिसलॉज करो, चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करो। बाकी जहां तक सवाल है दूसरे इश्यूज के, ठीक है। आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की हमेशा से ऐसी रही है। डॉक्टर परमार के समय में जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस समय भी ये पता था कि हिमाचल एक फाइनेंशियल बाइबल यूनिट नहीं है और यहाँ पे इस सरकार चलाने में दिक्कतें आएंगी, पैसे की दिक्कत आएगी, टैक्स बेस है नहीं है। तो इसलिए उस समय भी ये कहा गया था कि इसको जो है फाइनेंशियल तौर पे जो है केंद्र सपोर्ट करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल बनाया तो उनको भी उस समय पता था कि हिमाचल की को मदद करनी पड़ेगी। और आज भी उसके बाद निरंतर सरकारें आई, हर सरकार में ऐसा ही चलता है, चाहे वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, चाहे शांता जी की, चाहे धूमल जी की, चाहे जयराम जी की, ये फाइनेंशियल स्थितियां तो लगातार ऐसी ही चलती हैं। परंतु लेकिन अब आप बताएं केंद्र की सरकार की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, कितना कर्जा है केंद्र की सरकार पे, और पिछले 2014 से लेके अब तक कितना कर्जा लिया केंद्र ने, टोटल कितना कर्जा है केंद्र की सरकार पे कर्जे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्जे कोई अलग नहीं है। पंजाब की सरकार पे कितना कर्जा है, हरियाणा की सरकार पे कितना कर्जा है। तो इसलिए कर्ज को लेके आप कहें कि, लेकिन यहाँ पे ये है कि कर्जा जयराम जी ने आर्थिक प्रबंधन सही नहीं किया। उन्होंने अपने समय में प्रदेश के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए एक भी मीटिंग नहीं की, एक भी पैसा जो है उन्होंने प्रदेश के खजाने को नहीं दिया कि किस ढंग से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की आय बढ़ाएगी। सरकार की कोई आय होगी तभी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी, तभी पेंशन दिए जाएंगे, तभी भत्ते दिए जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, और उसके बाद जो है, और दूसरी बात है, जब आप सत्ता से हट गए, प्रदेश की जनता ने आपको हटा दिया, थोड़ा चैन से बैठो, थोड़ा शांति रखो। जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है उनको काम करने दो। आप जिनको मैंडेट दिया है आप उनको काम नहीं करने देना चाहते, शोर शराबा मचाना चाहते हैं। और फिर आप गारंटीज़ की बात करते हैं, हमने गारंटीज़ दी हैं, हम कह रहे हैं कि हमने गारंटियाँ दी हैं, हम मुकर तो रहे नहीं हैं। कांग्रेस ने गारंटियाँ दी हैं और सारी कैबिनेट और सारी कांग्रेस पार्टी जो है, वी स्टैंड बाय आवर गारंटीज़। हमने कहा था हम ओपीएस देंगे तो हमने दी। ओपीएस सबसे बड़ा वायदा था प्रदेश के कर्मचारियों का, जब तक वो जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, उनको जो है पेंशन का अधिकार दिया। और वाजपेयी जी के समय में ये ओपीएस का अधिकार छीना गया था। मोदी जी ने कह दिया कि हम ओपीएस देंगे नहीं। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ भी उन्होंने सारे राज्यों में कहा कि हम ओपीएस नहीं देंगे। हमने यहाँ पे घोषणा की थी विधानसभा में और कि हम देंगे ओपीएस, तो हमने ओपीएस लागू की। 1500 रुपये के वादे को हम जो है सिद्धांत तौर पे हम मानते हैं और हमने जहाँ लागू करने का प्रयास किया है, और आने वाले टाइम में हम अक्षरश लागू करेंगे। 18 से 60 साल के लोगों को हमने कहा है और उसको हम करेंगे। हम जो 3 बड़े वायदे हैं, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें हैं बिजली बोर्ड चलाने के लिए, लेकिन आने वाले समय में हमें सारे दिक्कतों को पार पाते हुए ये मेजर वायदे जो है पूरे करेंगे। आपने बिजली बोर्ड का जिक्र किया, जहां आप ओपीएस बहाली का जिक्र करते हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी पूछते हैं हमारा क्या कसूर है, हमारी ओपीएस कब बहाल होगी। 1500 का सवाल है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे आपने भी जनसभाओं में वादा किया था कि सबको मिलेंगे। नहीं, हमने कहा है ना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारी नीयत में खोट नहीं है। हमने एक इन प्रिंसिपल ये सिद्धांत मान लिए हैं कि हमें ओपीएस लागू करनी है। हमने इन प्रिंसिपल मान लिया कि हमें 1500 रुपया देना है, और हमारी जो घोषणा पत्र है वो हमने उसको स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बना दिया है, राज्य सरकार का अधिकार का पत्र है वो, और उसमें जो भी लिखा है उन सब पे हम लगातार हमने कमेटी फॉर्म की है, वो उसमें देख रही है कि कौन कौन सा वायदा हमने किया है, वो वायदा जो है पूरा किया जाए। करुणामूलक आश्रित भी आपका इंतजार नहीं करना, आपने तो कहा था नहीं करना ऐसा है। करुणामूलक के लिए हम काम कर रहे हैं, करुणामूलक में हम नौकरियां दे भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमने ये भी किया है कि उसमें एक मुश्त कैसे दी जा सकती हैं, हम उस पर लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी जो है जरूरत से ज़्यादा जल्दी में है।
आपने कहा था आउटसोर्सिंग प्रथा बंद होगी, वो बंद हो नहीं नहीं, रही है। हमने आउटसोर्सिंग चल रही है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर भर्ती किया, हमने आउटसोर्स नहीं किया, हमने कमीशन से भर्ती की है। अभी हम ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, हम रेगुलर भर्ती कर रहे हैं। अभी हम आईपीएच में 10,000 लोग लगा रहे हैं, हम उनको रेगुलर नौकरी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट की नौकरी दे रहे हैं। तो अब बीजेपी को तो बदनामी देनी है, एक लगातार उनका, और ये सबसे पहला विपक्ष ऐसा है जिन्होंने ना कोई सुझाव दिया, ना जिनका हिमाचलियत के प्रति कोई सोच है। उनको बस ये है कि केंद्र में हमारी सरकार है, किस ढंग से हम इस सरकार को खींच लें। वो हिमाचल से बाहर के राज्यों में तो आपका ही मॉडल दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी ये टॉयलेट टैक्स लगाते हैं, ऐसा है। आप हिमाचल में रहते हैं, आपके घर में कितने टॉयलेट हैं? आपने कोई टैक्स दिया? अपने बिल चेक करना जाके, आपने कोई टॉयलेट टैक्स दिया? किसी ने दिया? हिमाचल में किसी ने दिया? या जयराम जी ने दिया? जयराम जी जितना प्रचार करते हैं उनको तो दे देना चाहिए। अब जितना प्रचार कर रहे हैं, किसी को कोई टैक्स नहीं लगा। उनके समय में भी ऐसे रूरल एरिया को तो कोई टैक्स वैसे ही नहीं था। उसको 1, 2, 3 उसका पढ़ो। रूरल एरिया का तो उसमें टैक्स की बात ही नहीं है, टॉयलेट की कोई बात नहीं है। अर्बन एरिया में भी कोई बात नहीं है। एक थर्ड क्लॉज है जिसमें कि जयराम जी के समय में ये कहा गया था 30% जो है सैनिटरी टैक्स लेना है। इन्होंने उसका जो है वो है 5 स्टार होटल्स के लिए, कि प्रदेश के जो बड़े होटल हैं, तो इन्होंने उसमें जो है 5 स्टार होटल्स के लिए अलग नोटिफिकेशन करा। हमारे पास आई, हमने उसी दिन उसको विड्रॉ कर दिया कि हम अदरवाइज तो सैनिटेशन का टैक्स तो पूरी कंट्री में है, या ये कह दें कि बाकी जगह नहीं है। तो इसलिए दुष्प्रचार करके नहीं होगा। ये छोटे छोटे नॉन इश्यूज हैं, कोई टॉयलेट टैक्स का, कोई समोसे का, कोई फ्लाट की बातें फैला के जो है शोर शराबा करना, ऐसे थोड़ी सत्ता मिल जाती है। इश्यूज पे बात करो। आप 5 साल से यहाँ पे सत्ता में रहे, आपने पंजाब पुनर्गठन के कानून के तहत हिमाचल का 5,000 करोड़ रुपए का अवार्ड क्यों नहीं हासिल किया? शानन जो है उसका समय पूरा हो गया, उसका आपकी केंद्र में सरकार है, आप हमें क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आपके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम जो है शानन में न्यूट्रल रहेंगे। अरे भाई, हिमाचल की जमीन का पे लगा हुआ प्रोजेक्ट है, लीज पे दिया हुआ था, लीज टाइम पूरा हो गया। आप जो है कह रहे हैं कि धौंसबाजी से आप जो है, क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है तो आप कहें कि हम नहीं देंगे आपको वापस, ऐसे होगा? आप कहते हैं कि हिमाचल भवन बिक रहा है। अगर किसी कोर्ट का कोई अवार्ड आ गया तो ये हमारा जिम्मा है कि उसको कैसे बचा के रखना है। हम जो है 64 करोड़ हमने जमा करा दिया। दिल्ली में हिमाचल भवन हिमाचलियत की पहचान है, उसको कौन हाथ लगा सकता है? लेकिन लगातार शोर मचा रहे हैं, हिमाचल भवन भी बिक गया, फलां भी बिक गया, होटल बेच रहे हैं। कौन सा होटल बिका अभी तक? आप होटल बेच रहे थे, हिमाचल फॉर सेल बीजेपी कर रही थी, हमने उसका नारा दिया, हमने उसके खिलाफ विधानसभा में स्ट्रगल किया। हम डिसइन्वेस्टमेंट के हम खिलाफ थे। आपने तो दिल्ली के बड़े बड़े 5 सितारा होटल सारे आपकी पार्टी ने बेचे। हम उसके खिलाफ थे, हमने कहा कि होटल नहीं बिकने देंगे, और आज भी हम उस पर कायम हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं, इस पे तो जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की राय अलग है। आपको कोई बहाना चाहिए। हमने विधानसभा में जब ये इशू रेज किया था, आपको अपना याद होगा, आपकी पूरी बुकलेट बाहर आ गई थी कि जो किताब आपने तैयार करवाई थी कि कौन सा होटल कितने में बिकेगा। आपको आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म जो है बदलना पड़ा था। तो हम तो आज भी वही कह रहे हैं। तो इसलिए इश्यूज नॉन इश्यूज से ऐसे बात नहीं चलेगी। हिमाचल के हितों की लड़ाई जब हम यहाँ विधानसभा में ला रहे हैं, इश्यूज को लाते हैं, आप उस पर सपोर्ट नहीं करते हैं। जो हिमाचल को दिल्ली से हासिल करना है, अगर वो एकजुट होके, तब ये डरते हैं कि केंद्र की सरकार क्या बोलेगी, प्रधानमंत्री हमें कहीं डांट तो नहीं देंगे, नड्डा जी हमें डांट तो नहीं देंगे, तो वहाँ पे बाहर चले जाते हैं नारे लगाते हुए। हिमाचलियत के लिए तो खड़े हो जाओ। आपने दूसरे सवाल के उत्तर में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया था। आपने ये भी कहा था कि सरकारें कर्जे में चलती हैं, उन लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शुरू में कहा कि हिमाचल जो है एक आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, उनको नहीं कहना चाहिए था? नहीं, अगर बता भी दिया कि हिमाचल की फाइनेंशियल स्थिति अगर राज्य के लोगों को बता दी, तो कितना बड़ा क्राइम कर दिया? कोई क्राइम कर दिया
कि हिमाचल के लोगों को अगर असलियत बता दे कोई व्यक्ति तो क्या दिक्कत है। परेशानी तो बीजेपी को है सिर्फ इस बात की कि सत्ता से बाहर है, और कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा करो ना आप। शिमला का रोपवे बन रहा है 1750 करोड़ रुपए का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे है, पहला रोपवे है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, संसार का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे 14 किलोमीटर लंबा बनेगा, 260 ट्रालियां होगी। उसका हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, उसका हमने एनवायरनमेंट का काम किया, उसका फॉरेन फंडिंग का बंदोबस्त किया, बैंक्स के साथ जाके नेगोशिएट किया। मैं खुद ऑस्ट्रिया गया था। वो जब यहाँ पे बनेगा, यहाँ ट्रैफिक का सारा सिस्टम प्लान बदल जाएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद बल्क ड्रग पार्क में जो है ये इन्होंने फैसला किया था कि पूंजीपति को जो है ये दे देंगे। हमने कहा कि नहीं, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों पार्टनरशिप में चलाएंगे। 1000 करोड़ सेंटर डालेगा, 1000 करोड़ रुपया जो है राज्य डालेगा। तो हमने उसका काम शुरू किया। वहाँ 100 करोड़ रुपया तो पानी का काम हो चुका है। अब हम उसके लिए नड्डा जी के पास मंत्रालय है। हम जब नड्डा जी से मिलते हैं तो हम कोई भाजपा के अध्यक्ष से थोड़ी मिलते हैं, हम केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या वो फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिनिस्टर हैं, उनसे मिलते हैं। और बल्क ड्रग पार्क उनके पास है। हमने उनसे कहा 500 करोड़ रुपया दो इसके लिए, इसको बढ़ाओ आप राशि को। और वहाँ जेजों से लेके पोलियाँ तक जो है रेल लाइन बननी है उस बल्क ड्रग पार्क के लिए, उसमें हमारा सहयोग करो। तो हम मुद्दे, क्योंकि नड्डा जी हिमाचल से हैं, 3 दफ़ा हिमाचल से जीते हैं, यहाँ से फॉरेस्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हिमाचलियत के चलते आप जो है हमारी मदद करो। अभी हम चिंतपूर्णी मंदिर पे 300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वैष्णो देवी बन सकता है, अगर दूसरे मंदिर बन सकते हैं तो हमारे मंदिर जो है, हमारी माताएं चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वालामुखी, बाबा बालकनाथ, बड़े बड़े मंदिर हैं, इनमें क्या करना है। इसके लिए हम अपना कार्य बना रहे हैं। छोटे छोटे मसले अगर आप देखेंगे जिनकी कोई गिनती नहीं होती। हमने कहा VIP नंबर हम नीलाम करेंगे। पहले होता था सिफारिश पे जाते थे। हमने कहा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर ये जो है हम नीलाम करेंगे। 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, अभी तक 20 करोड़ रुपया आ गया। हमने कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर में ऊपर तक दर्शन कराने के लिए जो है 5 आदमियों को 1100 रुपये लगेंगे। 2 करोड़ रुपया आ गया। लोगों को सुविधा अलग हो गई। नहीं तो सुबह से चलता था कि MLA साहब मेरा दर्शन करवा दो, मंत्री जी मेरा दर्शन करा दो, DC साहब मेरा दर्शन करा दो। अब जो है लोग आते हैं, बड़े आराम से दर्शन करके चले जाते हैं। तो अगर लगेज की बात थी, अभी हमने HRTC में किया कि सब्जियां सब मुफ्त ले जा सकते हैं, दूध मुफ्त ले जा सकते हैं। आप लोग जो मीडिया के लोग बताते हैं या आपके चैनल्स पे बताते हैं या सोशल मीडिया पे बताते हैं, हम उसका नोटिस लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी नीतियां बनाते हैं। हमारी एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, हम उसके हिसाब से जो है फैसले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं, आपने लगेज पॉलिसी का जिक्र किया। जब भी प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी चीज उठती है, उनमें आपके ही विभागों को क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि हम जैसे लगेज पॉलिसी भले ही आज की लगेज ऐसा है, सुनिए लगेज, मैं समझ गया आपने मुझे क्या बताना है। लगेज पॉलिसी जो है आज दिन तक लगेज जाता रहा, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। आखिर किसी की जेब में तो पैसा जाता था, किसी की जेब में पैसा अगर हमें 2 करोड़ रुपए आया लिबरल सी पॉलिसी में, अगर हमें 2 करोड़ रुपए आया तो आप समझ सकते हैं ये कितने का ये प्रोजेक्ट होगा, कितना पैसा। लोगों ने HRTC की बसों में कारतूस भेज दिए। जो लोग सफर नहीं करते गाड़ी में, वो उसका लिफाफा वो आप गाड़ी में रख देते हैं। पता तो होना चाहिए कि क्या इसने चिट्टा ही तो नहीं भेज रहे हैं। ये हमारा काम तो नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि कौन लिफाफा जा रहा है, कि कौन मालिक है, क्या भेज रहा है, क्या इसमें प्रोडक्ट है और किसको डिलीवर होना है। तो इसलिए जो है HRTC ठीक है, हम वेलफेयर स्टेट में रन करें। जो आदमी, आप बस में सफर करो, अपने साथ 40 किलो ले जाओ, 50 किलो ले जाओ, कोई नहीं पूछेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने साथ दूध का व्यापार करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप जो है सब्जी का व्यापार आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप जो है लिफाफे भेजेंगे और गाड़ी में सफर नहीं करेंगे, तो उसके लिए अगर पॉलिसी बनाई गई है तो उसमें दिक्कत क्या है। हम देखिए, हम हिमाचलियत के लिए काम करते हैं, हिमाचल के हित में काम करते हैं। हमारे में दम है कि हम फैसले लेते हैं। हमने लगेज पॉलिसी लागू करने का दम था तो हमने किया।
हमारे में दम था तो हमने 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक नीलाम करने का फैसला किया, तो हमने किया। हम और भी लेंगे। हिमाचल को जहाँ पे ज़रूरत होगी, सरकार में आने का मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप से बैठ जाएं, आके ऐसा कुर्सियाँ तोड़ के चले जाएं। लोगों ने मैंडेट दिया है कि आप हिमाचल को कैसे संचालित कर सकते हैं, हिमाचल के लिए क्या कर सकते हैं। आप तो ये भी कह रहे थे कि कोई भी संपत्ति ना बेची जाएगी ना किसी को दी जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री तो 2 दिन पहले एक साक्षात्कार में कह चुके हैं कि जो घाटे में चल रहे हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करेंगे। नहीं, ऐसा है। आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बचाई? हम 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है प्रदेश के कब्जे में फिर लेके आ गए, वो भी ओबराइज जैसे ग्रुप से जिन्होंने कभी नहीं छोड़नी थी ये प्रॉपर्टी। उसका तो एक भी बार चर्चा नहीं हो रही है कि 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बचा ली। जो होटल नहीं बिके हैं उनकी चर्चा हो रही है, जो बिके नहीं है उनकी चर्चा हो रही है। तो इसलिए क्योंकि सरकार के जो उप मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे। जो सरकार के मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित करेंगे। नहीं, ठीक है, ऐसा है ना, आपने मेरा पक्ष पूछा, मैंने आपको बता दिया। जब होटल बिकने की बारी आएगी आप फिर हमसे पूछना, और जिसका सवाल है उससे पूछिए। पार्टी का सवाल है प्रधान से पूछिए, कुछ मुख्यमंत्री जी से जुड़े मसले हैं उनसे पूछिए, जो हमारे से जुड़े मसले हैं हमारे से पूछिए। इन दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की विस्तार चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगा। जगत सिंह नेगी कहते हैं लंबे अरसे से पार्टी में चुनाव बंद हैं, चुनाव के तहत कार्यकारिणी चुनी जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह कहती हैं एक आदमी एक पद। आपकी नज़रों में नई कार्यकारिणी किस तरह की होनी? देखिए, जब हमारे ऊपर हाईकमान बैठी है, हाईकमान फैसला ले रही है, हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं, हाईकमान ने डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर भेजे हैं, वो जो है नई कार्यकारिणी गठित करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि मैं इसका पक्षधर हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी जो है इस समय सक्रिय नहीं है, नई कार्यकारिणी बनेगी और नई कार्यकारिणी एक्टिव हो। ठीक है, सब लोगों ने यथासमय जब जो अपनी योग्यता के मुताबिक काम किया, ये वही टीम है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को स्थापित करने में जी जान लगाया है। लेकिन अब 2 साल हो गए, हर संगठन में नयापन तो आना चाहिए। तो अगर संगठन में जान फूंकने के लिए नई भर्तियां की जाती हैं, नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, नए सेक्रेटरीज आएंगे, नए कार्यकारिणी सदस्य आएंगे या जिला अध्यक्ष आएंगे, तो कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो इसलिए सरकार का कब्जा होगा, आपको स्वीकार्य होगा, या आपको लगता है कि कुछ न्यूट्रल लोग भी कार्यकारिणी? देखिए, अगर आप यथार्थ में जाएं तो जब सरकार होती है तब सरकार हावी हो रहती है संगठन के ऊपर। सरकार, ये संगठन का ज़्यादा अहम भूमिका तब होती है जब वो विपक्ष में होता है, और जब सरकार आ जाती है तो सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो इसलिए संगठन जो है बैकड्रॉप में चला जाता है। लेकिन संगठन को एक्टिवेट रखने के लिए क्या कदम उठाने हैं, अगर हाईकमान उठा रहा है तो वी डू वेलकम दिस मूव ऑफ द हाईकमांड। इस 2 वर्षों के कार्यकाल में सबसे बड़ी भूमिका जो देखने की रही है वो उप मुख्यमंत्री की रही है। जब लोगों से चर्चा करते हैं, लोग भी कहते हैं उप मुख्यमंत्री अब थोड़े शांत रहते हैं, परंतु जहां तक कंट्रोवर्सीज की बात है वो उप मुख्यमंत्री के साथ चाहे जोड़ी जाती हों या अपने साथ अपने आप जुड़ जाती हों, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। लोग ये भी कहते हैं कि जब कहीं कुछ बैठकें होनी होती हैं तो उसमें चेहरे जो होते हैं वो उप मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं वो ज्यादातर बैठकें करते हैं। किसी की नाराजगी होती है वो मुकेश अग्निहोत्री के पास दौड़ा चलाता है। मुख्यमंत्री आवास पे पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, आपकी गाड़ी में कुछ मंत्री चले गए, बाद में विषय उठा, कई हफ्तों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद जब बहुत ज्यादा भाजपा ने ये मुद्दा उठाया तो उप मुख्यमंत्री कह देते हैं मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं, ये भूमिकाओं में परिवर्तन ऐसा है कि जब मैंने भूमिकाओं का जो है हमेशा से मायने रहते हैं। जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तो मुझे जयराम सरकार को ऑस्ट करना था, तो मेरी एक भूमिका थी। मुझे हाईकमान ने जिम्मा दिया था कि हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सरकार को चलता करना है, इसलिए आपको विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमने वो प्रयास किया। अब मेरी भूमिका जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की है या एक मिनिस्टर की है, या जो विभाग मुझे मिले मुझे उनका काम करना है। अब सरकार का संचालन सुखविंदर सुक्खू जी को करना है, तो सरकार उनके मुताबिक जो है संचालन होगा उसका।
मैं जो है सरकार में होते हुए कोई सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी ने भी हमें बहुत कुछ दिया। हम जो है 5 बार के एमएलए हैं, 25 साल हमें विधायक हो गए हैं लगातार। पार्टी ने हमें चेयरमैन से लेके जो है डिप्टी सीएम तक बनाया है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। ये भूमिकाएं बदलती रहती हैं, ये भूमिका आपके सामने है। तो इसलिए आज अगर हम सरकार में हैं तो हमें सरकार का पक्ष रखना है। अब अगर लोग मेरे पास आएंगे, मैं सरकार में हूँ तो जाहिर तौर पे मेरे पास आएंगे। आप क्या सोचते हैं कि मैं बाहर कर्फ्यू लगा दूं कि भैया मेरे पास किसी ने नहीं आना? सब लोग आएंगे, सब लोग सारा हिमाचल मुझे जानता है, सारा हिमाचल मेरे पास काम कराने आता है, सारे लोग मेरे पास काम कराने आते हैं, तो मुझे उनके काम करने हैं। हाँ, अगर आप मंत्रियों की बात उठाते हैं, अगर मेरे कुलीग मंत्री भी, उनकी भी अगर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, अगर उनको भी हल करना है तो मुझे सरकार में रहते हुए मुझे हल करना है। चाहे संगठन की बात है तो हमारी ना तो संगठन के मुखिया से कोई दिक्कत है, ना हमारी सरकार के मुखिया से कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम हिमाचलियत के पक्ष में हैं, हिमाचल के लिए काम करते हैं और जो मैंडेट जनता ने दिया। अब बहुत लोग हैं जो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में ये करवा दिया, ये काम करवा दिया। अरे भाई, हरोली के लोग मुझे शिमला पहुंचाते हैं, 5 बार से पहुंचा रहे हैं, 25 साल से मुझे इस कुर्सी पे बिठाया हुआ, उनकी वजह से मैं गाड़ियों में घूमता हूं, तो क्यों नहीं करूंगा वहां पे काम? महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होना है, वहां लगभग जो चर्चाएं निकल कर आ रही हैं 2.5 वर्ष के फॉर्मूले पर शायद हो सकता है भाजपा काम करे। जब सरकार पर संकट आया ऐसा है ना, उसके बाद दिल्ली दरबार में आप कहाँ हिमाचल में बैठे हुए महाराष्ट्र के, आप कहाँ महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हैं? वो निपटा लेंगे, महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं जिनको निपटा लेंगे वो अपना हिस्सा मेरा सवाल इसमें यह था कि क्या हिमाचल प्रदेश नहीं आप ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाइपोथेटिकल सवाल का मैं वैसे भी जवाब नहीं देता। मुकेश अग्निहोत्री की हैसियत को कम करके आंकने की कभी कोशिश मत किया करो। पिछले कल जयराम ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने हॉली लॉज और उप मुख्यमंत्री को ठिकाने लगाने का काम किया है। नहीं, जयराम तो ये भी कुछ भी कह सकते हैं। प्रतिभा सिंह अध्यक्ष है, विक्रमादित्य सिंह जो है मिनिस्टर हैं, तो ठिकाने कैसे लग गए? मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, ठिकाने कैसे लग गए? जयराम जी कल्पना की उड़ानें भरते रहते हैं। अब अपोजिशन में है, कुछ तो बोलना, उनको भी बोलने दो कुछ। उनका भी दाल रोटी पानी इसी पे चलना है, उनको भी उनकी पार्टी ने नेता बनाया हुआ है कि भैया आप इनके खिलाफ लगो, तो इसलिए क्या क्या दिक्कत है? एक अंतिम सवाल, प्रदेश में जब 9 उपचुनाव हुए थे, आप हर मंच से कह देते हैं कि हमने 6 उपचुनाव जीते हैं, आगे भी होंगे, हम जीतेंगे। लोकसभा की हार को भुला क्यों रही है कांग्रेस? नहीं, ऐसा है, हमने अपनी सरकार बचानी थी, हमने बचा ली। बाकी सवालों के जवाब आपको समर्पित रहे, आप इसका मूल्यांकन करें। चलिए, हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।